बीएससी फर्स्ट ईयर। आज हम माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जीवाणुओं के जैसे होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, बहुआकृतिक होते हैं। लुई पाश्चर ने इन सबसे पहले खोज किया था प्लूरनिमोनिया, जो कि एनिमल्स के अंदर होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण से होता है, लेकिन उनको वो आइसोलेट नहीं कर पाए थे कि ये कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसके कारण से ये इस प्रकार का संक्रमण होता है। 1898 में नॉकार्ड एंड रूक्स इन दोनों ने इनको आइसोलेट किया कल्चर मीडियम के ऊपर, और ये पहला रिपोर्ट था जो कि माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस के नाम से, गो प्लूरोनिमोनिया कहते हैं क्योंकि ये जो गौवंश होता है उनके अंदर ये होता था, तो इसको ग्लो प्लूरोनिमोनिया के उससे कहा और उसको प्लूरोनिमोनिया बोला। बाद में इस तरह के जो भी जीव निकले उनको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स बोला, तो PPLO नाम दिया गया उनको, और माइकोप्लाज्मा को PPLO ग्रुप भी कहते हैं। ये जो माइकोप्लाज्माज होते हैं इनमें से कुछ तो मृतोपजीवी होते हैं, कुछ सूक्ष्मजीवी होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, एनिमल्स पे भी पाए जाते हैं और प्लांट्स पे भी पाए जाते हैं। इनिशियली इनका जो एसोसिएशन था या इनका जो जुड़ाव देखा गया था या इनका जो ये पाए गए थे, उनकी खोज की गई थी, वो एनिमल्स में ही खोज किया गया था। उसके बाद में डोई, टेरेंका, योरा और आसुयामा, ये जापानीज साइंटिस्ट हैं। 1967 में इन्होंने पादपों में इनकी खोज की। पादपों में ये पहले से भी पाए जाते थे, लेकिन इनके जितने भी लक्षण अधिकांशतः जो भी हैं वो विषाणु जनित जो रोग होते हैं उनके जैसे ही लक्षण होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने जब इनको, जैसे विषाणुओं का जब हम रोगों के बारे में बात करते हैं तो एक हम देखते हैं कि अगर विषाणु जनित कोई रोग है तो उस पादप के अगर संक्रमित पादप अंग को लिया जाए और उसका पीस करके उसको सस्पेंशन बना लें और उसको हम जीवाणुविक फिल्टर होता है, एक छलनी होती है जिसमें से कि बैक्टीरियल सेल नहीं निकल पाते हैं, इस तरह के जब उससे फिल्टर से इसको निकाला गया था तो वो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन में उससे जब संक्रमण होता है तो ऐसा माना जाता है कि ये जीवाणु का संक्रमण नहीं है, ये विषाणुओं का संक्रमण है। तो माइकोप्लाज्मा की भी एक खास बात थी कि वो इस तरह के बैक्टीरियल फिल्टर से निकल सकते थे। तो उनको बहुत सालों तक यही माना गया कि ये जो रोग माइकोप्लाज्मा के कारण से होते हैं उनको विषाणु रोग मान करके ही उनका ट्रीटमेंट दिया जाता था। कुछ लक्षण जो इनमें पौधों में पाए जाते हैं जिनकी वजह से, माइकोप्लाज्मा की वजह से, उनमें स्टंटिंग मतलब बौनापन, विचिस ब्रूम मतलब कूर्चिसम रोग जिसमें कि जो पौधा है वो झाड़ू की जैसे हो जाता है, बहुत सारी इसमें शाखाएं निकल जाती हैं नीचे से ही, तो वो झाड़ू के समान लगता है। बृहद कलिका मतलब जो कलियां होती हैं, जो असामान्य आकार होता है उसे काफ़ी बड़ा आकार हो जाता है। पीत माने येलोज, जो पत्तियां होती हैं वो पीले हो जाती हैं, उनकी शिराएं भी पीले हो सकती हैं। पर्णाभता, काफ़ी सारी जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो पत्तीनुमा संरचनाओं में बदल जाते हैं। तो ये सभी लक्षण जो हैं ये एमेलोज के कारण से भी होते हैं और ये बिल्कुल विषाणुओं के कारण से होने वाले लक्षणों के भी समान होते हैं। जब से डोई एटाल ने, डोई और उनके साथियों ने ये खोज किया, उसके बाद से लगभग 300 प्रकार के पौधों में इनका वो देखा गया, संक्रमण देखा गया, और अब हम जानते हैं कि लगभग 300 या उससे भी ज़्यादा पादपों में इनका संक्रमण होता है और लगभग 50 से ज़्यादा रोग जो हैं इनके कारण से होते हैं। पादपों में एक जो विशेष बात है ये कि पादपों में ये उसमें फ्लोएम ऊतक में पाए जाते हैं, हेल्दी प्लांट्स में नहीं होते। ठीक है, हेल्दी प्लांट्स में होगा तो फ्लोएम में ये नहीं पाए जाएंगे। इनका जो स्थानांतरण होता है एक पौधे से दूसरे पौधे पर वो अधिकांशतः कीटवाहकों के द्वारा होता है, और प्लांट्स में जब ये होता है तो हम इनको फाइटोप्लाज्मा नाम से जानते हैं। पादपों का जब हम इनको अगर इनका इलाज करना हो तो ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये कोशिकाओं के अंदर होते हैं और इनके लिए टेट्रासाइक्लिन का से उपचारित किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन जो है एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया वगैरह के लिए इस उपयोग में लाई जाती है, लेकिन ये भी टेम्परेरी है। जितनी देर तक आप टेट्रासाइक्लिन देते हैं उससे कुछ समय तक तो इनका जो रोग है आप उसको रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में वापस आ जाता है। इसी प्रकार से हीट थेरेपी भी दी जाती है, टेम्परेचर
ट्रीटमेंट दिया जाता है। इनिशियली इन सबको ये माना गया था कि भाई बैक्टीरिया के कारण से होता है, कुछ बाद में सोचा कि विषाणुओं के कारण से होता है। फिर बाद में इनको 1966 में बैक्टीरिया से अलग किया गया और सेपरेट क्लास एक इसके लिए रखा गया, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूट्स क्लास। ठीक है, तो अब जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो क्लास है मॉलिक्यूट्स। मॉलिक्यूट्स का जो शब्द आया है मॉलिस से आया है, उसका मतलब होता है नरम या लचीला, और क्यूटिक्स का मतलब होता है रंजक। एक जो इनकी खास बात है जो मैंने बताया था कि बैक्टीरियल फिल्टर से, और एक इनकी खास बात ये है कि इनका जो शेप होता है वो बदलता रहता है, बदल सकते हैं शेप। सामान्यतः गोलाकार के होते हैं, लेकिन जब बैक्टीरियल फिल्टर में से निकलना होता है तो ट्यूबुलर भी हो जाते हैं, तो पतला इनका जो डायमीटर है, जो व्यास है वो काफ़ी पतला हो जाता है, तो उसमें से फिक्टल में से निकल सकते हैं। इसलिए ये शब्द आया है क्योंकि शेप बदलते रहते हैं, तो मॉलिक्यूट्स क्लास नाम दिया गया। इसमें ऑर्डर माइकोप्लाज्मेटेल्स में रखा जाता है इनको। माइकोप्लाज्मेटेसी, अकोलेप्लाज्मेटेसी और स्पाइरोप्लाज्मेटेसी, ये 3 इनके कुल बताए गए हैं। माइकोप्लाज्मेटेसी के जो सदस्य होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, एनिमल्स पे भी, ह्यूमन बींग्स पे भी, मानव पे भी और पौधों में भी। इनको वृद्धि के लिए स्टीरॉल की आवश्यकता होती है, और इनकी कॉलोनी को अगर हम देखें तो तले हुए अंडे के समान ही दिखती है। बीच में से ऊपर उभरी हुई उठी हुई होती है और साइड से नीचे होती है थोड़ी सी। और इनकी अगर हमको पहचान करनी हो तो हम सीरम के जो रिएक्शंस होते हैं, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं, उनके आधार पर इनकी पहचान की जा सकती है। अकोलेप्लाज्मेटेसी के जो सदस्य हैं, इसमें एक ही सदस्य इंक्लूड किया गया है, अकोलेप्लाज्मा। ये जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, वर्टिब्रेट्स, उनमें पाया जाता है। पॉल्यूटेड वाटर में या सॉइल में भी इसकी कुछ स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और प्लांट्स में भी पाया जाता है। मोस्टली सैप्रोफिटिक होता है ये, मतलब मृतोपजीवी है, मुक्त रूप से रहता है। स्टीरोल्स की आवश्यकता नहीं होती इसको ग्रो करने के लिए। स्पाइरोप्लाज्मेटेसी में भी एक जीनस आती है स्पाइरोप्लाज्मा, जिसका कुंडली नुमा संरचना होती है, जैसे स्पाइरल होता है ना, कुंडल होता है ना, उस तरह से होता है। हेलिकॉइड होते हैं ये। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, किसी में भी माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये जल में चलनशील होते हैं, हालांकि फ्लैजिला नहीं पाए जाते इसके अंदर। और नींबू, मौसमी, मक्का, इस तरह के पौधों में इनका रोग कारक होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा इनका ट्रांसमिशन होता है। अभी सामान्यतः ये हो गया है कि जो पादपों में माइकोप्लाज्मा के प्रकार के जो MMLOs या PALOs होते हैं, उनको हम फाइटोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये सेप्रोफिटिक टाइप्स जो होते हैं वो पॉल्यूटेड वाटर में, सीवेज वाटर में, डेड डिकेइंग मैटर पर मिलते हैं, और प्लांट्स में भी ये ग्रो कर सकते हैं। पैरासिटिक होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स के ऊपर। पादपों में खास करके जो फ्लोएम ऊतक है, पोषवाह ऊतक है, उसके सीव एलिमेंट्स में, सीव ट्यूब्स में जो चालनी नलिकाएं होती हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। और उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेल्स का, वो बड़ा स्पेसिफिक होता है, और अल्कलाइन pH होता है, जो कि इनकी ग्रोथ में मदद करता है। और बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, बहुत स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है प्रत्येक पादप के फ्लोएम ऊतक की। इसीलिए इनको जो पादपों पे फाइटोप्लाज्मा पाए जाते हैं, उनको संवर्धित करना बहुत मुश्किल है, नहीं किया जा सकता है उनको संवर्धित। इनकी संरचना प्रोकैरियोटिक होती है, मतलब इनमें आपको केंद्रक नहीं मिलेगा। डबल मेम्ब्रेन जितनी भी संरचनाएं होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इस तरह की संरचनाएं नहीं मिलती हैं। सेल वॉल नहीं पाई जाती। बैक्टीरिया में जैसे सेल वॉल होती है, इस प्रकार की कोई सेल वॉल इसमें नहीं होती। सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, वैक्यूल होते हैं। इनका जो साइज़ है लगभग 100 से 500 नैनोमीटर्स आकार इनका होता है, और स्मॉलर जो होते हैं लगभग 30 नैनोमीटर्स तक के भी हो सकते हैं। इनमें DNA और RNA दोनों पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्लियोमॉर्फिक हैं तो ट्यूबुलर है, तारा के आकार के हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं। और इनको बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर किया जा सकता है। अगर आप बैक्टीरिया में जैसे ग्राम रिएक्शन देखते हैं तो ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, मतलब ये अगर हम इनको स्टेन करें क्रिस्टल वॉयलेट से और उनको बाद में उसको अल्कोहल में डालते हैं तो ये इसमें से स्टेन निकल जाता है।
अब अगर इनका संरचना देखें आप, तो ये देखिए गोल आकार के हैं, डबल स्ट्रैंडेड गोल डीएनए होता है इसका, थोड़ा सा सुपर कॉइल फॉर्म में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 7 से 11 नैनोमीटर्स थिकनेस होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको राइबोसोम दिख रहे हैं 14 नैनोमीटर्स आकार, 72S मीन्स 70S, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं 70S, उसी प्रकार के होते हैं ये। और डीएनए जो है इसके अंदर लगभग 3 नैनोमीटर्स थिकनेस का इसका स्पाइरल होता है। बाय वेट अगर हम देखें तो 1.5 से 5% तक जो कोशिका का इनका वजन होता है उसका पार्ट जो है वो डीएनए होता है। कुछ के अंदर इनको कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉल्स की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। साइज़ अगर हम डीएनए का देखते हैं तो 400 से 12,000 डाल्टन इनका साइज़ है। बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स साइटोप्लाज्म में आपको मिलते हैं। कुछ को कल्चर कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था प्लांट्स में जितने भी मिलेंगे उनको आप कल्चर नहीं कर सकते हैं। और ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि कोशिका के सेल पे काम करते हैं, सेल वॉल पे काम करते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जो एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोरिडीन, इस तरह के जो एंटीबायोटिक होते हैं इनका इन माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि इनमें सेल वॉल ही नहीं होती। तो कोई भी चीज़ जो सेल वॉल पे काम करेगी वो इनके ऊपर कोई असर नहीं डालेगी। ठीक है। डीएनए में जैसे 4 न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, तो इनका जो साइटोकाइनिन और गॉनिन का अनुपात होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। सॉल्युबल प्रोटीन्स, फैट्स, लगभग 40 प्रकार के एंजाइम्स इनके अंदर पाए जाते हैं। सॉल्युबल आरएनए भी होता है। तो ये इसकी संरचना है, बिल्कुल सरल संरचना है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसमें स्ट्रक्चर नहीं है। प्रजनन अगर हम इनका देखें तो इनके अंदर लगभग 1 से 3 घंटे में डिवीजन इनका हो जाता है कंप्लीट पूरा। 3-4 प्रकार से प्रजनन इसमें होता है। विखंडन हो सकता है, जो एक बॉडी है, एक माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका है, वो खंडों में विभाजित हो जाती है, या जो फिलामेंटस टाइप है वो खंडों में विभाजित हो जाते हैं। बाइनरी फिशन में एक कोशिका 2 में बराबर भागों में डिवाइड करती है। मुकुलन के अंदर छोटे छोटे आउटग्रोथ्स इसमें निकलते हैं, फिलामेंटस टाइप में इसका ज़्यादा कॉमन है। और चौथा होता है जो इसमें एलिमेंट्री बॉडीज़ बनते हैं। इसमें मातृ कोशिका जो होती है वो थोड़ा आकार में बड़ी हो जाती है। साइटोप्लाज्म इसमें छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद में इन जो ये छोटे छोटे खंड होते हैं इनको हम बोलते हैं मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स या प्रारंभिक संरचनाएं, एलिमेंट्री बॉडीज़, जिनका लगभग साइज़ 330 नैनोमीटर्स होता है। और इसके बाद में ये टूट जाता है और ये खुल मतलब ओपन हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। इसमें से बॉडीज़ रिलीज़ हो जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं, और प्रत्येक जो एलिमेंट्री बॉडी होती है वो फिर नई कोशिका को जन्म देती है। ट्रांसमिशन ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में हवा के द्वारा होता है। प्लांट्स में कई तरीके हैं जिनके माध्यम से इनका ट्रांसमिशन हो सकता है। आप इन्फेक्टेड प्लांट से अगर कलम लगाते हैं दूसरे पौधे के ऊपर तो इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। और आपने अमरबेल देखी होगी, जो पौधों के ऊपर होती है, ग्रो करती है, पैरासिटिक होती है, ये एंजियोस्पर्म है, तो उसके द्वारा भी हो सकता है। एक इन्फेक्टेड पौधे पर अगर ये है अमरबेल और दूसरे पौधे तक जा रही है तो वहाँ से इसके माध्यम से, कसकुटा के माध्यम से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। पर सबसे ज़्यादा कॉमन जो तरीका है वो ये है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, खास करके जो सैलिवरी ग्लैंड से फ्लोएम टिश्यू से चूषण करते हैं, एफिड्स की तरह के इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इनमें संक्रमण को फैलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं सैंडल स्पाइक, ग्रीन लेमन रोग जो होता है, सिजमम फिलोडी, तिल पर्णाप्ता जिसको कहते हैं, जिसमें कि तिल के जो पुष्प होते हैं वो फूल के की बजाय पत्तीनुमा संरचनाओं में बदल जाते हैं। एफिड्स के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। इसी प्रकार से बैंगन का लघुपर्णी रोग एक है, वो भी एफिड से होता है। हिशिमुनस फाइसिटिस नामक जो होता है वो उसको डिजीज़ को स्प्रेड करता है। नीचे आपको एक टेबल में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में कुछ रोग कारक माइकोप्लाज्मा के नाम दिए गए हैं।